डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ट्रिपल सीनियर यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में लेकर आए हम न्यू टॉपिक जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि नीट 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जिसमें आज की क्लास में हम इस टॉपिक है ना, इसके हम MCQ करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा। तो देखिए, आज करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक DNA अणु की लंबाई 1.1 मीटर है तब इसमें क्षार युग्मों की संख्या लगभग क्या होगी। यानी कि जो 1.1 मीटर का एक अणु है DNA का, तो उसमें क्षार युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो DNA जो रज्जु की होता है ना, उसकी लंबाई पूछी DNA स्ट्रैंड्स की। तो युग्मों का जो कुल संख्या होती है उसमें हम आते हैं कि जैसे कि DNA हो गया, और बटे में जो कि दो लगातार युग्म क्षार युग्मों के बीच का रिक्त स्थान होता है उसकी। तो इस पर करेंगे हम, यानी कि एक कितना लंबा 1.1 का वो है और 0.34 इतना होता है बीच का वो, इंटू 10⁻⁹ मीटर। क्षार इतना होता है उनके बीच की रिक्त स्थान। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यानी कि इस माइनस की घात है ये, इसको छोड़ेंगे, यानी कि इससे करेंगे तो अपन का आएगा 3.26 गुणा 10⁻⁹, यानी कि ऐसे 3.26 इंटू 10⁹ ये वाला। तो इसमें आया लगभग है नहीं है ये पूरी सीरीज, तो इसमें लगभग में आएगा, यानी कि 3.3 इंटू 10⁻⁵ BP, यानी कि BP का मतलब क्या हो गया, बेस्ट हो गया, यानी क्षारों की युग्म। तो अपना कौन सा है पहला, सॉरी। अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि एक DNA अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है तब थाइमिन, ग्वानिन व साइटोसिन कितने प्रकार का होगा। यानी कि हमको एक DNA दिया गया है जिसमें क्या एडेनिन तो हमको 30% दिया, लेकिन उसमें पूछा है कि जो तीन है थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी। तो चारगाप नियम के अनुसार क्या होता है कि A डबल बॉन्ड T और G डबल बॉन्ड C। अब इसमें क्या आएगा, यानी कि A और G ये तो हो जाएंगे प्लस और T और C हो जाएंगे प्लस। अब इसमें A कितना है 30%, अपन को दिया ना, ये हमको दिया है 30%। तब अब बराबर है ना वो इक्वल, तो T कितना हो जाएगा इसका भी 30%, यानी कितना तो आ गया 30 बराबर हो गया 30। तो ए एडेनिन और थाइमिन तो हो गए 30। अब बचा हमारे पास कितना 40%, तो यानी कि 20% के वो हो जाएंगे। तो अपन का कौन सा आएगा आंसर, यानी कि थाइमिन का कितना आएगा 30 और 20, यानी कि हमारा आंसर आएगा इसमें बी, थाइमिन का 30, ग्वानिन और साइटोसिन का 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में स्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है। स्टोन प्रोटीन है ना, उसमें कौन सा वो है गलत, वो बताना। स्टोन की pH कंचित अम्लीय होती है। स्टोन में लाइसिन व आर्जिनिन एमिनो अम्ल प्रचुर होते हैं। स्टोन की पार्श्व श्रृंखला में धनात्मक आवेश होते हैं, या स्टोन संगठित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं। तो उसमें क्या आएगा, यानी स्टोन होते हैं पॉजिटिव आवेशित, तो उनका सामान्य क्या प्रोटीन है वो एक तरह से, तो इसलिए उनको क्या क्षारीय होते हैं, वो क्या होते हैं क्षारीय।
होते हैं। इसमें क्या है, इसमें दिया हमको अम्लीय, तो हमारा गलत कथन क्या आएगा, स्टोन की पीएच किंचित अम्लीय है, अम्लीय की बजाय क्षारीय आएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एडेनिन एक हाइड्रोजन बंध के द्वारा थाइमिन के साथ युग्म बनाता है। एडेनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन के साथ युग्म बनाता है। या एडेनिन थाइमिन के साथ युग्म नहीं बनाता है। या एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन बनाता है। अभी बताया ना अभी कि जो ए होता है वो थाइमिन से और जी होता है वो सी से, तो एडेनिन जो होगा वो किससे होगा, थाइमिन से, वो भी कैसा, डबल बॉन्ड, जबकि इसमें आएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसलिए अपना आंसर कौन सा आएगा इसमें, यानी कि डी, एडेनिन हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड से थाइमिन से जो गुम होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 2 लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है और एक स्तनधारी कोशिका की डीएनए कुंडल में क्षार युग्मों की कुल संख्या 6.6 इंटू 10⁻0 है, बेस पेयर है, तो डीएनए की लंबाई कितनी होगी। तो इसमें क्या है, जो 2 क्षार युग्मों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, इतनी 0.34 नैनोमीटर। इसका अभी बताया कि इंटू करके 10 की पावर कितना आता है, 9। तो एक जो क्षार होता है ना, प्लस 10 की गणना करने पर द्विकुंडल की लंबाई की गणना करी तो उसमें कितना आएगा कि इतना। तो डीएनए की लंबाई बतानी है, यानी कि 2.2 होगी या फिर 2.5 या 2.7 या 2.0, तो 6 प्रति युग्म हो जाएगा, 2.2 होगी इसकी, आंसर बी। अगला क्वेश्चन अपना, डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति किस में दर्शाया गया था, या प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया, ये पूछा उसने। इसमें क्या, डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रकृति का प्रयोग प्रमाण क्या, मैथ्यू मेल्सन व फ्रैंकलिन स्टाइल, ये इसमें होता है मैथ्यू और कौन सा है, फ्रैंकलिन। इन्होंने सर्वप्रथम किस में दिया, इन्होंने दिया इकोलाई में, इकोलाई। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, यानी बी, यानी कि जीवाणु। इकोलाई क्या है, जीवाणु, तो हमारा ऑप्शन आएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेल कीजिए या सुमेल चुनिए, कौन सा सही है, यानी कि टी.एच. मॉर्गन पराक्रम या फिर F2 इंटू अप्रभावित जनक डी शंकर क्रॉस, मतलब ये जेनेटिक्स में, या राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल, या फिर मेंडल स्थान रूपांतरण। तो इसमें क्या आएगा, टी.एच. मॉर्गन का तो नहीं है और ना ही ये, तो इसमें आएगा राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि जो राइबोसोम यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम होता है ना, आरएनए के अणु होते हैं ये, तो विशिष्ट जैव रसायन क्रियाओं को उत्प्रेरित यानी कैटलिस्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन एंजाइमिक क्रिया को समान करते हैं, समान होते हैं, प्रोटीन समान होते हैं करते हैं, इसलिए हमारा आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा, डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया, यानी कि किसने कौन सा लास्ट में कौन सा प्रयोग किया जब जाके इसका आनुवंशिक पदार्थ का सत्यापित हुआ कि हाँ ये सही है, तो वो आया हर्षवर्धन, यानी कि जो किया था। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से क्या एक आरएनए हेतु लागू नहीं है, यानी कि विषम चक्र नाइट्रोजन समाचार, या फिर चारघात नियम, या संपूरक क्षार युग्म, या 5 फॉस्फोरिल और 3 हाइड्रोक्सिल अंत है।
इसमें आएगा चारघाव का नियम जो होता है ना, केवल द्विकुंडल जो डबल हेलिकल्स डीएनए अणुओं के पर लागू होता है, यानी कि ये वो जो होता है डबल हेलिकल पे ही वो होता है नियम लागू, जो कि एक सूत्रीय डीएनए तथा आरएनए अणुओं के लिए लागू नहीं होता। जो एक सूत्र यानी कि जब सब डीएनए एक वन कुंडलन है, यानी कि हेलिकल्स नहीं है, तो वो नहीं आएगा। तो हेलिकल्स में ए और टी और जी और सी के बराबर अनुपात में होते हैं जब जाके वो होता है, तो यह आएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15N डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाली 10 इकोलाई की विशेषता यानी कोशिकाएं 14N न्यूक्लियोटाइड वाले माध्यम से सोई गई और 60 मिनट पश्चात इकोलाई की कितनी कोशिकाएं मतलब 15N मुक्त होंगी, यानी कि इसमें क्या ये एन ऐसे आ गया है, ऐसे ये होते ना 15 और ये वाली इस प्रकार से है, ऊपर लगा हुआ है, ये बराबर में नहीं है। इसमें क्या तो कितनी मुक्त होंगी कोशिकाएं 40, 60, 80 या फिर 20। तो इसमें क्या है तो इक्वलाई का 20 मिनट में विभाजित होता है, 20 मिनट्स में विभाजित होता है। जो 60 मिनट बाद तृतीय पीढ़ी होती है जो थर्ड जनरेशन, उसमें क्या है ये 75% डीएनए एन मुक्त होता है, यानी कि जो ये होता है मतलब 20 मिनट में डिवाइड होता है। तो ये क्या 3 बार होगा तो कितना आ गया 60, यानी कि 60 कौन सी थर्ड जनरेशन। इसमें क्या ये 75% तक डीएनए मुक्त हुआ है, यानी कि इसमें क्या जो ये होता है ना N15 ये मुक्त होगा। जो 25% डीएनए बचा है जो उसमें किसमें होगा वो या तो 25% जो बचा है या तो वो N14 में या फिर N15 में। जो 80 कोशिकाओं से भी 60 कोशिकाएं एन में मुक्त होती हैं, यानी तो इसका आंसर कितना है मतलब बी, यानी कि 60। अगला क्वेश्चन है डीएनए प्रतिकृतियन के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? प्रतिकृति दिशा की तरफ लीडिंग रज्जुकी को या प्रतिकृति दिशा की तरफ लैंडिंग रज्जुकी को लैगिंग, या फिर लैंडिंग रज्जुकी को, या फिर ये दूर वाली लिंग को। तो डीएनए का जो स्टैंड होता है ना ओजाकी खंड से बनता है, उसे लैंगिक रज्जुकी कहते हैं। अपन के तो लैंगिक होता है ना उसमें होता है लैंगिक ही ये वाले। इसकी वृद्धि सतत यानी कि डिसकंटिन्यूस होती है, जो लैंगिक रज्जुकी की वृद्धि की तरफ कितना 3 से 5 की ओर लैंगिक रज्जुकी और डी ओजाकी रज्जुकी की इसके विपरीत होती है। इसका है हमारा कि दूर लैंगिक रज्जुकी, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है समशिकेंद्री जीव में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका क्या है? यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना थर्ड की भूमिका क्या है? टीआरएनए 5S आरएनए और SN आरएनए के अनुलिखित करता है या mRNA के पूर्ववर्ती को अनुलिखित करता है? केवल SN आरएनए को अनुलिखित करता है, आरएनए मतलब ये सब यूनिट है उनकी ये वाली। तो 28S 18S व 5.8S को अनुलिखित करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है ना उसमें क्या है टीआरएनए 5S आरएनए और SN आरएनए को अनुलिखित करता है नहीं ये उसमें। तो हमारा आंसर आएगा इसमें ये।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही कथन चुनिए। जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आरएचओ कारक के साथ बंधित हो जाता है। एक अनुलेखन इकाई में कूट रज्जु को एक एमआरएनए पर प्रतिक्रिया होता है। विभक्त जीन व्यवस्था प्रोकैरियोटिक का विशिष्ट लक्षण है। कैपिंग में मिथिल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट को एचएनआरएनए के थ्रेड से जोड़ा जाता है। तो इसमें आएगा, यानी कि जो जीवाणु होते हैं ना, यूकैरियोट्स का ये कोड है, जीन विभाजित जीन विन्यास जीवाणुओं का एक यूकैरियोट का एक गुण है जो कैपिंग के समय न्यूक्लियोटाइड असामान्य जो होते हैं मिथिलाइल ग्वानिन ट्रांसपोर्ट एचआरएनए के सिरे पे होता है। क्या सिरे से जोड़ता है, इस सिरे को जोड़ता है कैपिंग में, इसलिए। तो अगर आरएनए पॉलीमर है ना, जो आरएचओ यानी कि आरएचओ कारक, ऐसे बंध कारक कहलाते हैं जो एक समापन कारक के से जोड़कर बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया को समाप्त करता है। यानी कि जो कूट रज्जु की होते हैं ना, उनके लिए कोड नहीं करते। तो इसमें आएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, 80 केंद्रकी को अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन दीर्घीकरण या समापन को उत्प्रेरित करता है। डीएनए पर निर्भर आरएनए एक पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनएज या फिर डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पर डीएनए ही पॉलीमरेज होता है। तो इसमें क्या डीएनए पर निर्भर कौन सा होता है, आरएनए, तभी तो बनते हैं। तो डीएनए पर निर्भर होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो सभी प्रकार के आरएनए अनुलेखित को प्रेरित करते हैं। यानी कि इनमें क्या एक तो होता है कारक अल्फा और बीटा जो संबंधित होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ए। किस अवस्था में दिए गए एमआरएनए के पढ़ने के प्राधार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने 5' से 3' की तरफ ए सी ए GC GGU GCUA W। तो इसमें क्या, तो इसलिए क्या पूछा जो कौन सा, जिसमें से किससे हटाएं ताकि परिवर्तन नहीं हो। तो 7वीं 8वीं 9वीं की स्थिति पर ही GGU के विलोपन से, यानी कि या 5वीं की स्थिति पर G के निवेशन से, या 5वीं स्थिति में G के विलोपन से, या चौथी 5वीं स्थिति में ए व G के निवेशन से। यानी कि इसमें आएगा हमारा 7, 8, 9 जो GGU है ना, ये वाला, इसके विलोपन से। दूसरी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी निम्न में आनुवंशिक प्रकूट का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजन डीएनए आरएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है। यानी कि जो आनुवंशिक कूट विशिष्ट होता है, आनुवंशिक कूट असंगत, आनुवंशिक कूट व्यर्थ, आनुवंशिक कूट लगभग सार्वभौमिक होता है। तो आनुवंशिक प्रकूट है ना, लगभग सभी प्राणी जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पादप, मानव, इन पर क्या सार्वभौमिक होता है ये। अर्थात सभी प्राणियों में चेकर बोर्ड होता है ना, उस चेकर बोर्ड के दिए गए अम्लों में अणुओं को प्रयोग, यानी मानव इंसुलिन का निर्माण करते हैं जो कूट करके। तो बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आएगा इसमें डी, यानी कि सब पर लागू होते हैं सार्वभौमिक। अगला है, एमआरएनए के प्रोटीन में रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। जो एमआरएनए होता है ना, उसकी कब प्रारंभ होगी। जैसे ही राइबोसोम की बड़े सब यूनिट एमआरएनए के समीप आते हैं, एमआरएनए के साथ बंधने के लिए जैसे ही दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं, जैसे ही टीआरएनए सक्रिय होता है और राइबोसोम के बड़े सब यूनिट एमआरएनए के समीप आते हैं, जैसे ही राइबोसोम के छोटे सब यूनिट एमआरएनए के समीप आते हैं। तो एसआईआरएनए जो होता है, आरएनए एक एसआईआरएनए मतलब डी,
इसमें आएगा सब यूनिट mRNA के समीप होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा RNA आवश्यक है? इसमें tRNA ट्रांसफर के लिए, RNA राइबोसोम, siRNA संश्लेषण सिंथेसिस, mRNA मैसेंजर। तो हमारा इसमें आएगा siRNA। ट्रांसलेशन अनुवादन यानी स्थानांतरण की प्रथम अवस्था कौन सी है? DNA अणु की पहचान या tRNA का एमिनोलेशन या एंटीकोडोन की पहचान या राइबोसोम से mRNA का बंधन। तो इसमें आएगा स्थानांतरण जो की प्रक्रिया होती है ना, उसमें एमिनो अम्लों के बहुलकन यानी पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है जब ट्रांसफर के लिए होता है। तो उसमें क्या एमिनो अम्लों का mRNA पाए जाते हैं, इसलिए तो क्या tRNA जो होता है ट्रांसफ़र के लिए, तो इसमें तो दिख ही रहा है कि ट्रांसलेशन यानी कि स्थानांतरण आ गया, ट्रांसलेशन तो tRNA। अगला क्वेश्चन है, एक इकोलाई स्ट्रेन में जोन में उत्परिवर्तन हो जाता है और उसका उत्पाद प्रेरक अणु के साथ नहीं बन सकता यदि वृद्धि माध्यम में लैक्टोज डाला जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि लैक्टोज जो होता है ना उसमें क्या जाएगा, ZY ये जीनों का अनुलेखन, ZY जीनों का स्थानांतरण नहीं होगा, RNA पॉलीमरेज होना युक्त स्थल के साथ बंधेगा या Z केवल का अनुलेखन होगा। तो इसमें क्या ZY होता ना, ZY ये जीन उनका क्या स्थानांतरण नहीं होगा, हमारा ऑप्शन आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपेरन का भाग नहीं है? यानी कि ओपेरन मॉडल का कौन सा भाग नहीं, और ओपेरन संकल्पना है ना प्रोकैरियोटिक में की गई थी, प्रोकैरियोटिकों में की गई थी, जो जीन प्रचलन यानी ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर, स्ट्रक्चर जो होते हैं बनाए थे ना अपन, ये वाली 4 आते हैं, कौन सा ऑपरेटर, प्रमोटर, रेगुलेटर और स्ट्रक्चर, इसलिए तो उसमें कौन सा भाग नहीं है बताओ? इसमें प्रचालक है, संरचनात्मक है, उन्नयन भी है, इनसे ये नहीं है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि आनुवंशिक वैज्ञानिक किसी जीव के संपूर्ण जीनोम के बिना देखे सीक्वेंस करने की कोशिश करने के बाद विभिन्न खंडों का कार्य का निर्धारण करता है, तब उसके द्वारा अपनाई गई इस विधि को क्या कहा जाएगा? जीन मैपिंग, एक्सप्लोर सीक्वेंस टैग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या सीक्वेंस एनोटेशन। उसमें क्या आएगा, यदि आनुवंशिक वैज्ञानिक किसी का जीनोम के बिना देखे सीक्वेंस को कोशिश करने के बाद विभिन्न खंडों के कार्य का निर्धारण करता है, तो उसको अपनाई गई इस विधि का सीक्वेंस एनोटेशन कहा जाता है। तो इसमें आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए एक बहुरूपता किसका आधार बनाता है? आनुवंशिक आधार होता है ना बहुरूपता, तो किसका आधार? उत्परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होती हैं। जो डीएनए अनुक्रम मिलने वाली बहुरूपता है ना, साथ साथ डीएनए जैसे उंगली छापन, चापी, मानव जीनोम के आनुवंशिक मैपिंग तैयार। तो इसमें आएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए उंगली छापन में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में विभिन्नता को पहचान की जाती है। इस विशिष्ट स्थानों को कहा क्या जाता है, यानी कि उनको क्या कहा जाता है? जो डीएनए उंगली छापन होती है ना, फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट में जो डीएनए अनुक्रम में विशिष्ट स्थान होते हैं उन्हें पुनरावर्ती डीएनए कहते हैं। उन्हें क्या करते हैं? पुनरावर्ती डीएनए कहा जाता है। जो डीएनए कई बार पुनरावर्त होता है उसमें, तो इसे कहेंगे पुनरावर्ती डीएनए। हमारा आंसर आएगा ए। तो
समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। आज हमने इसके MCQ कर लिए, यानी कि टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशावृत्ति का आणविक आधार। इसमें DNA RNA जितने भी थे उनके MCQ जितने आ रहे थे क्वेश्चन, किस टाइप से आ रहे हैं किस, वो हमने देख लिए। यानी कि हमें 2025 के लिए इतना एडवांस बनना है कि यहाँ तक क्वेश्चन आ गए तो अगला कैसे आएगा क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। तो लाइक करो और शेयर करो और लोगों के पास शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ, ताकि नई नोटिफिकेशन के साथ साथ नई बॉडी वीडियो आती रहें। थैंक यू।